नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे चैनल कॉमिक्स लाइफ में। शुरू करते हैं मनोज कॉमिक्स की एक और मज़ेदार कॉमिक्स, इंस्पेक्टर मनोज और जिंदा मौत। इंस्पेक्टर मनोज और जिंदा मौत। संपादन बिमल चटर्जी। कथा अशोक महाजन। चित्र प्रदीप साठे। न जाने किस प्रकार साइंस हॉल के चारों तरफ फैले हुए सुरक्षा कवच को भेदकर एक बिल्ली उस कॉन्फ्रेंस हॉल तक पहुंच गई थी, जहां इस समय देश के चोटी के 8 महान अणु वैज्ञानिक देश की भावी परमाणु नीति के संदर्भ में आवश्यक विचार विमर्श कर रहे थे। सत्यानाश! इतनी अजीब बिल्ली मैंने कभी नहीं देखी। किसी भी तरह भाग ही नहीं रही है। सुरक्षा कर्मचारियों ने उस बिल्ली को भगाने की बहुत चेष्टा की, मगर अरे, वह तो रोशनदान से भीतर प्रवेश कर गई। अब निश्चित ही कॉन्फ्रेंस में बाधा उत्पन्न होगी। किसी के कूदने की आवाज सुनकर विचार विमर्श में व्यस्त वैज्ञानिक चौंक उठे। अरे बिल्ली, यह भीतर कैसे आ गई? कहीं यह किसी शत्रु देश की गुप्तचर तो नहीं जो भारत के परमाणु कार्यक्रम का रहस्य जानना चाहती हो? हाँ, तुमने काफी दूर की सोची प्रोफेसर भूटानी। गार्ड, हटाओ इसे यहाँ से। क्षमा करें श्रीमान, हमने बहुत चेष्टा की थी कि वह भीतर घुसकर कॉन्फ्रेंस में बाधा न डाले, मगर इस ढीठ बिल्ली ने। म्याऊं 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 की बच्ची, भाग जा अब तो। वह बिल्ली आधे घंटे तक सुरक्षा गार्डों को छकाती रही, कभी ऊंचाई पर बने सेल्फों पर, कभी टेबलों के नीचे और कभी रोशनदानों पर कूदती रही। ओफो, क्या मुसीबत है! आखिर तुम इसे शूट ही क्यों नहीं कर देते? लगता है अब यही करना पड़ेगा सर। राम सिंह, इसे शूट कर दो। धाएं! निशाना अचूक था, मगर भड़ाम! इस विस्फोट में भाग्य से एक व्यक्ति मरने से बच गया था। हे ईश्वर, यह सब मैंने क्या देखा? एक बिल्ली शक्तिशाली बम की भांति फटी और सब कुछ तबाह हो गया। दसियों सुरक्षा गार्ड्स और भारत के शीर्षस्थ 8 महान अणु वैज्ञानिक, कुछ भी तो नहीं बचा। बाहर नियुक्त सुरक्षा दल का सैनिक अधिकारी भी उस भयानक विस्फोट से चौंक उठा। बाप रे, इतना जबरदस्त विस्फोट! ओह, सारी इमारत के परखच्चे उड़ गए। फिर जैसे ही उसकी नज़र खंडर में जीवित गार्ड पर पड़ी, वह उस तरफ दौड़ पड़ा। यह विस्फोट कैसा था? सर, वह बिल्ली। जब उसे कॉन्फ्रेंस हॉल से भगाया न जा सका तो उसे गोली मार दी गई, लेकिन गोली लगते ही वह बिल्ली किसी शक्तिशाली बम की तरह फट गई और सब कुछ तबाह हो गया। वे वैज्ञानिक भी। अविश्वसनीय! ऐसा न कभी देखा न सुना। दूसरे दिन केवल भारत के ही नहीं बल्कि विश्व के महानतम अंतरिक्ष वैज्ञानिक प्रोफेसर बनर्जी, जिन्हें पक्षियों से असीम प्रेम था, अपनी कोठी के आंगन में अपने पालतू कबूतरों को दाना खिला रहे थे। तुम दाना नहीं खा रहे जेट, तुम बीमार भी लगते हो, जरा देखूं तो। कबूतर का निरीक्षण करने के पश्चात, नखरे नहीं जेट, यह दवा पी लो, तुम अच्छे हो जाओगे। फिर खुले आकाश में जी भरकर उड़ना और कलाबाजियां लगाना। तभी ओह बाज, हट हट, हिश! ओह! मगर बाज ने कबूतर को झपट्टा मारकर अपने कब्जे में कर लिया, फिर बनर्जी के कमरे में ले गया और उसके पंख उधेड़ने लगा। भावुक प्रोफेसर बनर्जी से यह सब देखा न गया। मैं तुझे जिंदा नहीं छोड़ूंगा कमबख्त! उन्होंने दीवार पर टंगी राइफल उठाई और बाज पर गोली चला दी। धाएं! गोली चलते ही बाज में विस्फोट हुआ और कमरा खंडर बन गया। इस हादसे में प्रोफेसर बनर्जी को अपने प्राण गंवाने पड़े। इन 2 घटनाओं ने सरकारी मशीनरी को हिलाकर रख दिया। तुरंत ही पुलिस की आपातकालीन बैठक बुलाई गई। राजधानी पुलिस के लिए यह एक बहुत कड़ा इम्तिहान है। कोई ऐसा खतरनाक वजूद है जो नहीं चाहता कि भारत आने वाले समय में एक महाशक्ति के रूप में संसार के समक्ष खड़ा हो सके। पहले 8 महान अणु वैज्ञानिकों की मौत और अब संसार के महानतम अंतरिक्ष वैज्ञानिक को मौत के घाट उतारकर उसने भारत की भावी प्रगति पर बहुत तगड़ा आघात किया है। मैं मानता हूँ कि वह अज्ञात अपराधी बेहद खतरनाक होने के साथ साथ वैज्ञानिक शक्तियों से भी लैस है। फिर भी हमें उसे बेनकाब पर कानून के हवाले करना है। वैसे तुम सबका क्या विचार है? जिस प्रकार पशु पक्षियों को विस्फोटक बनाकर खतरनाक उद्देश्यों के लिए इस्तेमाल किया जा रहा है, क्या यह सब अद्भुत नहीं? निश्चय ही अद्भुत है सर, मगर आश्चर्य की बात यह भी है कि पशु पक्षियों को अपराधी अपने इच्छित स्थान तक पहुंचाते कैसे हैं? वैसे तो विज्ञान ऐसे खतरनाक बम इजाद कर चुका है जो आकार में बेहद छोटे होने के बावजूद भी अत्यंत विनाशकारी होते हैं। अपराधी ऐसे ही बम पशु पक्षियों के शरीर में ऑपरेशन द्वारा रखकर यह काम कर रहा है। लेकिन आप फिक्र न करें सर, हम उस रहस्य में धूर्त अपराधी को जल्दी ही कानून के पंजे में जकड़ लेंगे। हमें तुमसे यही आशा है इंस्पेक्टर मनोज। उसके बाद मनोज कमिश्नर साहब से विदा लेकर बाहर निकल गया। कुछ ही देर बाद
प्रोफेसर बनर्जी की मौत दूसरी घटना है, लेकिन तरीका वही शक्तिशाली विस्फोट है जिसने प्रोफेसर का बंगला खंडर कर दिया और उनका अंत कर दिया। वह रहस्यमय अपराधी उन व्यक्तियों की हत्या करने पर तुला है जिनके योगदान से भारत एक शक्ति संपन्न राष्ट्र बन सकता है। लेकिन इस कृत्य के पीछे उसका क्या स्वार्थ हो सकता है? बहुत संभव है कि हत्यारा पेशेवर हो और वह किसी ऐसे राष्ट्र द्वारा भाड़े पर लिया गया हो जो भारत की प्रगति का कट्टर शत्रु हो। हर अपराध का कोई खास मकसद होता है। इस रहस्य में अपराधी का भी कोई तो मकसद होगा ही। तीसरे दिन। ट्रिन ट्रिन ट्रिन। यस, इंस्पेक्टर मनोज स्पीकिंग। ओह, इंस्पेक्टर मनोज, जल्दी पहुंचिए, सेठ गरीबदास जी का कत्ल हो गया है। व्हाट? क्या आप मशहूर उद्योगपति सेठ गरीबदास जी की बात कर रहे हैं? जी हाँ, मैं उनकी कोठी से उनका इकलौता लड़का विनोद बोल रहा हूँ। बड़े ही विचित्र तरीके से उनकी हत्या हुई है। हत्यारा एक मेंढक था। मेंढक? मैं आपको सब कुछ बताऊंगा, वह पत्र भी दूंगा, लेकिन पहले आप हमारी कोठी पर पहुंचिए। अच्छी बात है, मैं पहुंच रहा हूँ। दूसरी ओर से फोन डिस्कनेक्ट होने पर इंस्पेक्टर मनोज ने इंटरकॉम पर किसी से कुछ कहा और केबिन से बाहर निकल आया। अजीब बात है, अब मेंढक भी खून करने लगे। सेठ गरीबदास जी की कोठी पर चलो। यस सर। कुछ देर बाद। आइए इंस्पेक्टर, मैं ही वह अभागा बेटा हूँ जिसने कुछ देर पहले आपको फ़ोन पर अपने डैडी की हत्या की सूचना दी थी। ओह, लाश कहाँ है? आइए, मैं दिखाता हूँ। यह हमारा नौकर कालू है। इसने उस मेंढक को देखा था। उस समय यह दरवाजे के पास ही था जब डैडी ने मेंढक को गोली मारी थी। बोलो कालू, क्या हुआ था? साहब अपने कागज पत्रों में बहुत व्यस्त थे। तभी एक बड़ा सा मेंढक टर टर करता हुआ कमरे में घुसकर इधर उधर फुदकने लगा। साहब को मेंढक की बेहूदी आवाज़ से चिढ़ सी हो गई। जब वह हमारे बहुत भगाने पर भी नहीं भागा तो उन्होंने अपने रिवॉल्वर से गोली चला दी। गोली लगते ही मेंढक बम की तरह फटा और हमारे साहब। पूरी बात सुनकर इंस्पेक्टर मनोज विनोद के साथ उसके पिता के कमरे की ओर चल पड़ा। इसका मतलब यह तीसरी हत्या भी उसी रहस्य में अपराधी का कृत्य है, मगर इस बार एक सेठ। शीघ्र ही। यह रही उनकी लाश। उफ, कितना जबरदस्त विस्फोट हुआ है उस छोटे से मेंढक से। मैं तो समझता था कि वह रहस्य में अपराधी भारत की प्रगति के प्रमुख सूत्रधार व्यक्तियों का ही सफाया करेगा, मगर इस बार तो उसका निशाना एक दौलतमंद व्यक्ति बना है। कुछ ही देर में वहाँ फिंगरप्रिंट एक्सपर्ट और फोटोग्राफर भी आ गए और उन्होंने अपना काम आरंभ कर दिया। हवलदार वीर बहादुर, जब फोटोग्राफर व फिंगरप्रिंट्स वाले अपना काम पूरा कर लें तो लाश को पोस्टमार्टम के लिए भिजवा देना। यस सर। आप मेरे साथ आइए इंस्पेक्टर मनोज, मैं आपको वह पत्र दिखाता हूँ जो मुझे डैडी की लाश के पास मिला था। ओह, चलिए। एक अन्य कमरे में पहुंचकर, यह रहा वह पत्र। मनोज ने पत्र पढ़ा। सेठ गरीबदास, नाम के विपरीत बेपनाह दौलत के स्वामी हो तुम। इसे केवल धमकी नहीं समझना। मुझे 10 लाख रुपया शाम 5 बजे तक प्रगति मैदान के पंडाल नंबर 6 में पहुंचा दो। मैं तुम्हें जीवन दान दूंगा, वरना मौत का एक ही धमाका तुम्हारी जिंदगी के चीथड़े उड़ा देगा। जिंदा मौत। जिंदा मौत? तो यह नाम रखा है उसने अपना। उसका इन कृत्यों को करने का मकसद अब साफ समझ में आ रहा है। वह यह सब पैसा पाने के उद्देश्य से कर रहा है। ओके मिस्टर विनोद, अब इजाज़त दीजिए। आवश्यकता हुई तो फिर तुम्हें कष्ट दूंगा। अगर इस दौरान तुम्हें कोई महत्वपूर्ण जानकारी हासिल हो तो मुझे अवश्य इत्तला कर देना। मैं ऐसा ही करूंगा इंस्पेक्टर। एक बात और, आप हत्यारे को गिरफ्तार कराने के लिए मेरी ओर से 1 लाख रुपए का इनाम घोषित करवा दीजिए। मैं अपने डैडी के हत्यारे को हर हाल में फांसी के फंदे पर झूलता देखना चाहता हूँ। तुम्हारी यह इच्छा अवश्य पूरी होगी। पुलिस तुम्हारी ओर से इनाम भी घोषित करवा देगी। मूर्ख इंस्पेक्टर। अचानक इंस्पेक्टर मनोज की दृष्टि अपनी की रिंग में लगे शीशे पर पड़ी और वह चौंक उठा। अजीब बात है, इसके चेहरे के भाव तो कुछ और ही दर्शाते हैं। जरूर दाल में कुछ काला है। मुझे इस पर निगाह रखनी होगी। अपने आप को बहुत स्मार्ट समझ रहा है, लेकिन बेचारे को क्या मालूम कि इंस्पेक्टर मनोज के सर के पीछे भी 2 आंखें हैं। लेकिन मनोज वहां रुका नहीं और हवलदार वीर बहादुर ने उसके इशारे पर जीप कोठी से बाहर निकालकर पुलिस स्टेशन की ओर दौड़ा दी। सेठ की कोठी से कुछ दूर पहुंचते ही, गाड़ी रोको वीर बहादुर। हवलदार ने तुरंत ब्रेक लगा दिए। क्या हुआ सर? अब जीप में स्वयं ड्राइव कर लूंगा। तुम्हें सेठ गरीबदास की कोठी पर कड़ी नजर रखनी है, खास तौर पर विनोद की गतिविधियों पर। मैं ऑफिस में तुम्हारे मैसेज का इंतजार करूंगा। ओह, मेरी बात अच्छी तरह से समझ गए ना तुम? यस सर। मनोज अपने ऑफिस में पहुंचकर हवलदार वीर बहादुर के मैसेज का इंतजार करने लगा। विनोद पर कदापि शक नहीं किया जा सकता था।
मगर अपनी उस हरकत से उसने स्वयं को संदिग्ध बना लिया है। लगभग 3 घंटे पश्चात, ओह, शायद वीर बहादुर की कॉल है। हेलो, इंस्पेक्टर मनोज स्पीकिंग, ओवर। सर, विनोद प्रगति मैदान की ओर जा रहा है। उसका पीछा करो, यदि कोई खास बात देखो तो मुझे इत्तला करना। यस सर। इधर विनोद की कार प्रगति मैदान को पार कर सुंदर नगर के एक खूबसूरत बंगले में प्रविष्ट हुई, लेकिन उसे यह मालूम न था कि हवलदार वीर बहादुर टैक्सी द्वारा उसका पीछा कर रहा है। मुझे भी भीतर चलना चाहिए। हवलदार वीर बहादुर ने टैक्सी छोड़ दी और बंगले पर ध्यान देने लगा। सलाम विनोद साहब। बहादुर, तुम्हारे साहब? अरे यार, पूछते क्या हो, भीतर आ जाओ ना। आओ प्यारे विनोद, लो, तुम्हारे लिए भी पैक तैयार है। आज नहीं यार। क्यों, क्या हुआ? ओहो, समझो भी यार, आज बेचारे का बाप जो मर गया है, इसलिए यह बहुत दुखी है। मजाक नहीं राजू। सॉरी यार, तुम्हारे बाप की मौत के बारे में सुनकर बहुत अफसोस हुआ। वह, इस बार विनोद चीख पड़ा। राजू! राजू भी क्रोधित हो उठा। अरे, यह तेवर किसी और को दिखाना, समझते क्या हो तुम अपने आप को? तेरी यह हिम्मत, मेरे टुकड़ों पर पलने वाले कुत्ते! क्या कहा? कुत्ते? तूने कुत्ता कहा मुझे? राजू अत्यधिक पी चुका था। वह उठा तो लड़खड़ा गया और गिलास उसके हाथ से छूटकर टूट गया। स्थिति नाजुक देखकर शंकर ने बीच बचाव किया। छोड़ो भी यार, तुम तो छोटी छोटी बातों पर लड़ते हो। सारा नशा उतार कर रख दिया, अब और विस्की मंगवानी पड़ेगी। बहादुर। हुक्म साहब। जाओ, बाजार से 2 सफ़ेद घोड़े खरीद लाओ। सफ़ेद घोड़े? अरे, रहा तो भोंदू का भोंदू ही। सफ़ेद घोड़े वाली विस्की, वाइट हॉर्स, समझे? समझ गया सरकार, बराबर समझ गया। इसे पैसे दे दो विनोद। विनोद ने अग्नि नेत्रों से शंकर को देखा, फिर घृणा से मुंह सिकोड़ते हुए नौकर को 100-100 के कुछ नोट थमा दिए। बहादुर, 4 तंदूरी मुर्गे भी लाना। वाह वाह। जैसे ही बहादुर बंगले से बाहर निकला, हवलदार वीर बहादुर तेजी से भीतर घुस गया। तुम बहुत पीने लगे हो राजू। मैं पीने को तो मना नहीं करता, मगर समय तो देख लिया करो। सुबह की पहली किरण ने मेरे पहले पैमाने को चूमा, फिर होश कहाँ रहा, बस पीता रहा। जब होश आया, दोबारा शुरू कर दी। प्यारे, हम तो इसी फितरत के आदमी हैं, पीने में समय का कोई बंधन नहीं मानते। लेकिन मुझे यह फितरत पसंद नहीं। ओहो, अब गुस्सा थूक भी दो यार, तुम तो अभी से कुछ बदल गए लगते हो। लो, पहले 2-1 जाम पी लो, फिर बातचीत करेंगे। डैडी की मौत पर सैकड़ों रिश्तेदार और जान पहचान के लोग अफसोस जाहिर करने आएंगे। उनके सामने मेरे मुंह से बदबू आए, यह अच्छा नहीं होगा। हमारी छोटी सी भूल भी हमारा भांडा फोड़ सकती है। अच्छी बात है, हम तुम्हें बाध्य नहीं करेंगे। तुम अभी चले जाओ, लेकिन हमें 10,000 की सख्त आवश्यकता है। बस इस चेक पर साइन करते जाओ। 2 दिनों से मैं तुम्हें 50,000 से ऊपर दे चुका हूँ। क्या अब भी तुम्हारा पेट नहीं भरा? तो कौन सा पहाड़ टूट पड़ा है तुम पर? तुम्हें करोड़ों का फायदा हुआ है, और भी होने वाला है। तुम्हारे पीछे हमने भी अपनी जान की बाजी लगाई है। क्या हम हजारों के हकदार भी नहीं? तुम मुझे सरासर ब्लैकमेल कर रहे हो। जो भी समझो, इस चेक पर साइन कर दो। हम तुम्हारे वफादार हैं विनोद। कुछ 1000 रुपए के पीछे हमसे बिगाड़ो नहीं। अगर हम पुलिस तक तुम्हारी असलियत पहुंचा दें तो सोचो तुम्हारा क्या हर्ष हो। नीच, विश्वासघाती, देखता हूं कैसे पहुंचते हो तुम पुलिस तक। ओह, तो यह है विनोद की असलियत। इंस्पेक्टर मनोज का संदेह कितना ठीक था। तो यह थी अब तक की कहानी। आगे की कहानी जानने के लिए बने रहें मेरे साथ। और हाँ, मेरे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।